नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। पैसे लेने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने अखिलेश को भेजा नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर राहत देने की कोशिश। सरकार ने बैंकों से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। एसबीआई से पैसे रखने की सीमा पर शुल्क नहीं लगाने की भी अपील। उपराष्ट्रपति का मुक्त समुद्री व्यापार बढ़ाने पर जोर। आतंकवाद को बताया विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा। जकार्ता में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन आज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए यात्रा प्रतिबंध आदेश पर किए हस्ताक्षर। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर पाबंदी। इराक सूची से बाहर। 16 मार्च से लागू होगा आदेश। और बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। चौथे दिन 213 रन पर 4 विकेट के आगे खेलेगी मेजबान टीम। और शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर की 40 सीटों और मणिपुर के दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इन सभी सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार कल शाम थमने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से विधानसभा के लिए जारी चुनाव प्रचार सोमवार शाम थम गया। आखिरी दौर में 7 जिलों की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीएसपी सभी 40 सीटों पर मैदान में है। बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 31, आरएलडी 21 और कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में है, जबकि 139 सीटों पर निर्दलीय भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट में आमने सामने हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकाट सीट पर हैं। मणिपुर में भी दूसरे दौर के लिए 22 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। इनमें ज्यादातर सीटें पहाड़ी इलाकों की हैं। मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, एनपीएफ और वाम दलों समेत कुल 98 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौर में कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री एबोबी सिंह सबसे अहम उम्मीदवार हैं, जो कि थौबल सीट से मैदान में हैं। यहां इरोम शर्मिला उन्हें टक्कर दे रही हैं। प्रचार का शोर थमने के साथ ही अब बचे आखिरी चंद घंटों में उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन कल किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। विरोधी पार्टियों की आलोचना करते हुए उन्होंने मौजूदा चुनाव में जीत का दावा किया। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, जहां लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, उनके पैतृक आवास में कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद रोहनिया की चुनावी सभा में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जोर दिया और बीज, खाद, फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसी योजनाओं का जिक्र किया। एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं और उस ठोस कदम का परिणाम यह है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राज्य की सत्ता में रही बीएसपी सरकारों ने किसानों की अनदेखी की। उन्होंने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो सरकारी नौकरियों में भेदभाव करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने देना।
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई चुनावी रैलियां की और विपक्षी पार्टियों की जमकर आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कल जौनपुर समेत कई जगहों पर रैली की और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट मांगे। इस मौके पर दोनों ने केंद्र की नीतियों की तीखी आलोचना की। जौनपुर की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान और मजदूरों से हमदर्दी जताते हैं, लेकिन लोन उद्योगपतियों का माफ करते हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनने पर युवाओं को खास तरजीह देने का वादा किया। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे बड़े 50 परिवारों को लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। हमारी सरकार युवाओं की सरकार बनेगी। जौनपुर के मड़ियाहू में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने चुनाव में हार मान ली है। उन्होंने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में कितना किसानों का कर्ज माफ कर दिया? हम पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कितना माफ कर दिया, झारखंड में कितना माफ कर दिया, और महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको डांटता है। बताओ कितनी किसानों की मदद कर दी आपने केवल चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे वो आकर के गुमराह कर रहे हों। उधर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ये बता देना चाहती हूँ कि बीएसपी के इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के लिए सोमवार को प्रचार खत्म हो गया। इस दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रिश्वत लेने वाले बयान पर आज शाम तक चुनाव आयोग को जवाब देना है। कल आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग ने इसे पहली नजर में आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 मार्च को भदोही की रैली में लोगों से कहा था कि वो दूसरी पार्टियों से मिलने वाले पैसे को लें, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही दें। गैंगरेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। फरार चल रहे प्रजापति ने याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन अदालत ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है। 17 फरवरी को अदालत ने एक महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस को मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच इस मामले में आरोपी चंद्रपाल ने अमेठी में सरेंडर कर दिया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार देर शाम बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, तो पंचायतों में लिंग समानता पर भी सहमति बनी। इन सबके बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से जुड़े फैसलों को एक बार फिर टाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को कस्टमर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को मंजूरी दी गई। इस फैसले से भारत के उन कारोबारियों को मदद मिलेगी जो आयात निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं। बैठक में 50 ऐसे एयरपोर्ट को फिर से चालू करने का भी फैसला लिया गया जो या तो बंद पड़े हैं या फिर उनका क्षमता के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन्हें विकसित करने से देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देश में ऑयल रिजर्व भी बनाया जाएगा। इसके लिए इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच ऑयल स्टोरेज को लेकर समझौते को मंजूरी दी गई।
इसके तहत देश में 58,60,000 मिलियन बैरल क्रूड की आपूर्ति की जाएगी। कैबिनेट के अहम फैसलों में पंचायत में लिंग समानता के समर्थन से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी मिली है। भारत और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच सहमति के मुताबिक कानून, नीतियों और कार्यक्रम के जरिए लिंग समानता लाने के लिए बेहतर अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए शासकीय संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने में पंचायती राज मंत्रालय को सहयोग मिलेगा। इसके तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिला और उप जिला स्तर पर काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को कम बैलेंस पर पेनल्टी से जुड़े अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। सरकार ने एसबीआई के साथ साथ सभी निजी बैंकों से भी ट्रांजैक्शन शुल्क से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हाल में ही एसबीआई ने 1 अप्रैल से नकद निकासी पर शुल्क वसूलने के लिए नियमों में परिवर्तन किया था। स्टेट बैंक ने महानगरों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है। खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने 1 मार्च से घरेलू शाखा में निःशुल्क नकद लेन देन की सीमा 4 कर दी है। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों से शुल्क वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को चलन से बाहर किए गए नोटों को 31 मार्च तक जमा नहीं कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। याचिका में यह कहा गया है कि सरकार ने वादे के मुताबिक 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलने की सीमा 31 मार्च तक नहीं बढ़ाई है। इसके लिए 8 नवंबर को प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन और आरबीआई की अधिसूचना को आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 मार्च को करेगा। और दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ कल हो गया। इसमें केजरीवाल सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गईं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पहले अभिभाषण में दिल्ली सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 8.34% की दर से बढ़ी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का जिक्र किया। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में सुधार पर जोर देने की बात कही। एजुकेशन और हेल्थ हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने देश के बच्चों को पढ़ा दिया और लोगों को स्वस्थ कर दिया तो ये लोग आगे बढ़ के देश का बहुत विकास कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। पूरे अभिभाषण में न किसी नए फ्लाईओवर, दिल्ली में इतना कंजेशन है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के या ट्रैफिक पब्लिक लास्ट को लेकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कहीं कोई किसी भी प्रकार का विजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 7 मार्च को होगी। 10 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले एचसीएफसी को खत्म करने के लिए योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने एचसीएफसी फेज आउट मैनेजमेंट प्लान्स के फेज 2 का आरंभ किया। मंत्रालय की तरफ से एचसीएफसी को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। बीते साल रवांडा की राजधानी किगाली में पर्यावरण को लेकर हुए समझौते में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत ने अहम भूमिका अदा की थी और इसे पहली बार बाध्य माना गया। आज हम फेज 2 के शुरुआती दौर में हैं। कुछ आउट ऑफ बॉक्स ऐसा सोचा जाना चाहिए जो एचएफसी के बाहर की दुनिया के संबंध में भविष्य की इस दिशा में उपयोग होने वाली गैस के संबंध में हम सोच सकें। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने यह माना है कि मुंबई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ है। उन्होंने कल दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताते हुए एशियाई देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। भारत कई दशकों से प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। उन्होंने एशियाई देशों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के जल्द अनुमोदन की भी मांग की गई। Afghanistan and India has been victims of this proxy war for decades now. This is why its framing of CCIT, India has included within its ambit action against entities that fund terror groups, propagate terrorist ideologies and provide safe haven to terrorists. सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। उन्होंने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. सेमिनार में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अतमर ने कहा कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी ठिकाने मौजूद हैं। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल का थीम कॉम्बैटिंग टेररिज्म इवॉल्विंग इन एशियन रिस्पांस है और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी के बयान पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मुंबई हमले पर भारत का रुख जग जाहिर है और पूर्व पाकिस्तानी एनएसए की टिप्पणी में कुछ भी नया नहीं है। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि इससे पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व एनएसए के इस बयान की कोई कानूनी वैधता नहीं है। 26/11 हमले को लेकर भारत हमेशा ये कहता रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सरकार की भी भूमिका थी, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2016 को कहा था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और पाकिस्तान को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमले के लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने भी 28 जून 2012 को कहा था कि हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों की अहम भूमिका है। India's position is very well known. There's nothing new revelation for us. पाकिस्तान अब तक जो ढोंग कर रहा था वो ढोंग पूरा का पूरा खोल गया है। दूसरी बात है, अगर पाकिस्तान का एक सुरक्षा सलाहकार दुरानी जी अगर ये बात एडमिट करते हैं कि यस पाकिस्तान में साजिश हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में साजिश में किन लोगों ने भाग लिया था, उनके खिलाफ क्या सबूत है, इसके बारे में पाकिस्तान सरकार को भी जानी। पाकिस्तान सरकार अभी नकार नहीं कर सकता है। भारत फ्रांस का शिक्षा के एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। फ्रांस ने साल 2020 तक अपने यहां पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी करके 10,000 करने की मंशा जताई है। संसद की मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति और फ्रेंच सीनेट के प्रतिनिधिमंडल के बीच इसे लेकर कल चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जाटिया ने बताया कि भारत अंतरिक्ष और नाप की शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग का इच्छुक है।
मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति की सोमवार को संसद भवन में हुई बैठक में फ्रांस सीनेट का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। फ्रांस के उच्च सदन सीनेट के 7 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने में खासी दिलचस्पी दिखाई। सीनेटर कैथरीन मोरिन डिसेली ने बताया कि फ्रांस में भारतीय छात्रों की आमद को 5000 से बढ़ाया जाएगा। भारत में करीब 3000 फ्रेंच छात्र अध्ययन कर रहे हैं। To sign this agreement, which will help exchanges between the two countries for our students, maybe to welcome more Indian students in France. At the moment, there are 5,000 Indian students in France, and at the same time, there are too few French students in India. So the project of agreement is important. मानव संसाधन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया ने फ्रांस के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान को लेकर हुई वार्ता पर संतोष जताया है। हमारे जो लोग वहाँ जा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के लिए, उनको भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अधिक समय तक सारी बातों को करने के लिए, और एक विदेश मंत्रालय के साथ जो परस्पर समझौते होते हैं उनको भी कारगर करने की दृष्टि से एक सकारात्मक एक उपाय है। तो हम इस डेलीगेशन को एक संरचनात्मक, सकारात्मक, परस्परता के क्षेत्रों में सहयोग करने वाला मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2015 में फ्रांस यात्रा और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की बीते साल जनवरी में भारत यात्रा के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते हुए थे। हिंदी के प्रचार के लिए ICCR फ्रांस की लियोन यूनिवर्सिटी में एक हिंदी केंद्र की स्थापना भी कर रहा है। बीते साल पेरिस में नमस्ते इंडिया की तर्ज पर इस साल भारत में बोंजोर फ्रांस सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अब से कुछ ही देर बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए जकार्ता में हैं। इससे पहले कल विशेष विमान में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आपसी संपर्क, मुक्त समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर अहम चर्चा होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री रेमिजार्द रेकुडो ने उनकी अगवानी की। इससे पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यात्रा के दौरान मुक्त समुद्री व्यापार और नौवहन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। Most important thing is that for RIM countries to be able to cooperate with each other, they need safety and security. But we not only that, we'll move on to other things like blue economy, which has enormous potential and has barely been touched upon. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महाक्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अहम भूमिका है। RIM countries on oceans have certain common areas of interest and certain places where concerns can be addressed for exchange of ideas and demarcation of areas of cooperation. 2 दिन IORA बैठक के दौरान 4 दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसमें सहमति पत्र, कार्य योजना, आतंकवाद से मुकाबला करने से जुड़ा घोषणा पत्र शामिल है। इसके अलावा सतत आर्थिक विकास के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को भी जारी किया जाएगा। अपर्णा पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। इसके तहत ईरान और सीरिया समेत 6 मुस्लिम देशों के नागरिक नया वीजा हासिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इन देशों में इराक शामिल नहीं है। नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक फिलहाल नए वीजा पर अमेरिका नहीं जा सकेंगे। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के साथ ही लग गई। हालांकि पहले ही वीजा हासिल कर चुके इन देशों के नागरिकों पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं इराक को सूची से बाहर कर दिया गया है। यह आदेश 16 मार्च से लागू होगा। The executive order signed by the President earlier today, protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States, is a vital measure for strengthening our national security. It is our solemn duty to protect the American people. नए आदेश के तहत ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान सूची में शामिल हर देश की तरफ से मुहैया कराई गई जानकारी की जांच होगी।
इसके बाद जानकारी जुटाने की प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए 50 दिन का वक्त और दिया जाएगा, जबकि 120 दिन तक अमेरिका में शरणार्थी कार्यक्रम पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। नए आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के बीच बेचैनी का माहौल है। This new executive order still stigmatizes the faith of Islam and Muslims. It does not make America any safer, but does make America less great. राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में भी ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन अदालती दखल के चलते ये कानून लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट। पहली पारी में 276 रन बनाए। And what a bonus this is for India. Rahane coming back into some kind of form. जाने माने समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का कल कटक के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। वे लंबे समय से बीमार थे। ओडिशा सरकार ने आज एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। रवि राय का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले के भांडरागढ़ में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। 1967 में चौथी लोकसभा के लिए पूरी सीट से सांसद चुने गए थे। 1974 में वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से चुने गए और सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुने गए। साथ ही वो राष्ट्रमंडल स्पीकर्स फोरम के भी अध्यक्ष थे। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा, लेकिन इन चमकते सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष कर अपने आप को स्थापित करने में लगे थे और वो थे रवि। आज उनकी पुण्यतिथि है। कहानी की मांग और गीत के मुताबिक धुनें तैयार करने में रविशंकर शर्मा का कोई सानी नहीं था। सबसे पहले रवि साहब पर हेमंत कुमार की नजरें इनायत हुई और उन्हें फिल्म आनंद मठ के कोरस में संगीत देने का मौका मिला। 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अलबेली में संगीत दिया और हेमंत कुमार की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्हें पहली सफलता फिल्म वचन से मिली। 14वीं का चांद टाइटल ट्रैक आज भी किसी की खूबसूरती को बयां करने वाला बेहतरीन नगमा है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। डी.आर. चोपड़ा के साथ रवि साहब ने कई बेहतरीन नगमों को रचा और हिंदी फिल्मों को महेंद्र कपूर के रूप में एक नई आवाज दी। उन्होंने गुमराह, वक्त, निकाह और तवायफ जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। आज भी जब बारात निकलती है तो उनके कंपोज किए गए इस गाने के बिना पूरी नहीं होती। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। रवि साहब का संगीत बेमिसाल है और आने वाले समय में भी इनका संगीत कानों में गूंजता रहेगा। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। पैसे लेने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने अखिलेश को भेजा नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर राहत देने की कोशिश। सरकार ने बैंकों से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। एसबीआई से पैसे रखने की सीमा पर शुल्क नहीं लगाने की भी अपील। उपराष्ट्रपति का मुक्त समुद्री व्यापार बढ़ाने पर जोर। आतंकवाद को बताया विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा। जकार्ता में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन आज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया यात्रा प्रतिबंध आदेश पर की हस्ताक्षर। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर पाबंदी। इराक सूची से बाहर। 16 मार्च से लागू होगा आदेश।
और बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। चौथे दिन 213 रन पर 4 विकेट के आगे खेलेगी मेजबान टीम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।